नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीटेट की परीक्षा में व्यस्त होंगे। ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि ईश्वर आप सभी अभ्यर्थियों को सीटेट की परीक्षा में सफल करे और 2024 में आपका लक्ष्य प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व ही हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहते हैं। यदि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको लग रहा है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो आपने एक पढ़ा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। तो इन सब के योग में अलम, नमः आए, स्वस्थ आए, स्वाहा आए, अलम आए, वखड़ आए, तो इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19। अब ये जो प्रश्न का सीरियल देखना है, इस सीरियल के पर मत जाइएगा, ये क्योंकि कहीं पे संकलित है प्रश्न तो हमने उसको उठा लिए हैं, तो उसमें जो सीरियल नंबर था, जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगा वही हमने सिर्फ आप लोगों को देना उचित समझा। तो वैसे टीजीटी लेवल का आगे का वो था तो वो मैंने हटा दिया है, तो इस पर मत जाइएगा, आपको सिर्फ प्रश्न को देखते चलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं? भास हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं अथवा श्रीहर्ष हैं। तो कादम्बरी बहुत चर्चित गद्य रचना है और इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। ये भट्ट द्वारा लिखी गई है। कौन से भट्ट? बाणभट्ट के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित नाटक है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो महाकवि कालिदास ने रघुवंशम भी लिखा था, कुमार संभवम भी लिखा था, मालविकाग्निमित्रम भी लिखा था और मेघदूतम भी लिखा था। लेकिन आपका रघुवंशम जो है वो महाकाव्य है, ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य है, मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है। तो जो मालविका अग्निमित्रम है यही एक नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा व्यंजन संधि का उदाहरण है साधुकता, पितरी, पित्राभ्याम। तो देखिए सद झन जना होता है ना, ता को जा आदेशित हो जाता है, ता वर्ग को चा वर्ग आदेशित हो जाता है। श्रुत संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष से संबंधित कौन सा सर्वनाम शब्द है बताइए? यूयाम है, तस्मिन है, साह या वयम है। तो साह कौन सा है? साह तोते, साह जो है प्रथम पुरुषवाची है सर्वनाम, ठीक है। और आपका पूछ रहा है उत्तम, साह तोते तम यूयम जो है, युवाम जो है वो मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, लेकिन जो वयम है ये उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है। ऐसे पढ़ा होगा ना, साह तोते तम युवाम अहम आवाम वयम। तो उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम आपका वयम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 हो गया। प्रश्न संख्या 23। अच्छा देखिए ये पेंसिल से टिक लगा हुआ है तो इस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि जो है टिक अक्षर लगाते समय हल किया गया था, कुछ गलत भी है इसमें। धृ धातु में कृत्रिम प्रत्यय का प्रयोग करने, प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो धृ धातु में अगर कृत्रिम प्रत्यय का ती शेष बचता है, ये याद रखिए। जब ये प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो इसका ती शेष बचता है, बाकी सबका लोप हो जाता है। तो धी धात में कितने प्रत्यय जोड़ेंगे तो धृति बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धृत्वा आपका कत्वा प्रत्यय जोड़ेगा तब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। कैसे होती है? व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या कथा की। कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें छंद इत्यादि रहते हैं? देखिए व्याकरण में छंद इत्यादि नहीं, नियम इत्यादि होते हैं। गद्य में भी नहीं होता, कथा में भी नहीं होता। पद्य जो होता है वो छंद इत्यादि से युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा कि शुद्ध वाक्य है अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति, तम गृहम गच्छसि। तो देखिए अहम के साथ क्या लगेगा? अहम कौन सा पुरुष कौन से पुरुष का है? तो अहम, सह तौते त्वम युवाम, अहम आवाम वयम। अहम जो है आपका उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है। तो यहाँ उत्तम पुरुष देखिए, गच्छति उत्तम पुरुष नहीं है तो ये काट दीजिए। अब देखिए सह,
सह तौते, यहाँ पे गच्छसि, सह प्रथम पुरुषवाची है, यहाँ भी गलत है। त्वं गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छति। देखिए त्वं गृहं गच्छति ये भी नहीं। त्वं मध्यम सह तौते, त्वं मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी, तो त्वं, और देखिए गच्छा से मध्यम पुरुष की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि वने अपि पद में संधि है। वने अपि, देखिए यहाँ पर जब आप ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे देख लीजिए, अब और आगे उसके स्वर हो, ऐसे देख लीजिए, तो आप 100% में 99% है कि आपका पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व रूप पर मार दीजिए। प्रश्न संख्या से ये आपका क्लू है। बाकी संघ इत्यादि के नियम जानना जरूरी है, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे आप देखिए, अगर बीच में अग्र लगा है तो ये 99% पूर्व रूप संधि का उदाहरण होता है। पूर्व रूप संधि स्वर संधि का एक भेद है। नीति मार्ग के ना परिलंघति कुलीना सज्जना सेवका या बालका। नीति के मार्गों को नहीं, क्या लोग तो कुलीन जो होते हैं, अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न लोग होते हैं, वो नीति के मार्ग का उल्लंघन कभी भी नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि तत्रों में संधि है। तत्रय, डबल मात्रा देखने हमने बताया कि डबल मात्रा चाहे ओ की हो चाहे ऐ की हो, आप देखिए तो वृद्धि संधि की ओर जाइएगा, तो वृद्धि संधि यहाँ देखिए दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29। संस्कृत में अयोगा वर्णों की संख्या है। अयोगा वर्ण वो होते हैं जिनका संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत योग नहीं हुआ, जिनका योग नहीं किया गया वर्णमाला के अंतर्गत, ऐसे वर्णों को अयोगवा करते हैं। और संस्कृत में वो आपके 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30 और आज का आखिरी प्रश्न। अनुरूपम में समास है। अब देखिए अनु उपसर्ग लगा है और ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो 99% श्योर हो गया कि आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका पूर्व प्रधान होता है और समासिक पद अव्यय होता है, शुरू में इसके उपसर्ग लगा हुआ होता है, तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। नमो नमः मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रस्तुति के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दिया होगा। नमः संस्कृत, आप सभी सफल हों। पुनः मैं आपकी शुभकामनाओं के साथ अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय आपके पास भी समय बहुत कम है और आपको फटाफट रिवीजन करना है। तो रिवीजन की दृष्टि से कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं, कितने नहीं। अच्छा देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा अगर गलत हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। घबराइए बिल्कुल नहीं आप, सिर्फ आप उस टॉपिक को एक बार उठा के देखिए। क्योंकि अगर अभी से आप जैसे प्रैक्टिस सेट लगा और एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट इत्यादि, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बस 2-4 घंटे बटे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, या आज रात मतलब जैसे आज शाम तक तो आप पढ़ लीजिए। कल जैसे आपका पेपर है संडे को, तो शनिवार की शाम तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद रात में सोने के बाद, उसके बाद फिर आपको ना प्रैक्टिस सेट लगाना है ना कॉपी, कुछ नहीं। क्योंकि अगर एक प्रश्न आपसे नहीं बना ना प्रैक्टिस सेट का, तो आपको क्या लगेगा कि अरे हमसे तो बन ही नहीं रहा, और आपके मन में निगेटिव हो जाएगा, और फिर इस ऐसे में आपका पेपर पे असर आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं मानती हूँ कि आप सभी अनुभवी हैं, तो इन सब चीज़ों को आप सब जानते होंगे। चलिए ठीक है। नमो नमः, नमो नमः, नमः संस्कृताय।